हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन बिलदार आप सभी का अपने इग्नाइट लॉ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि 11th स्टैंडर्ड में होकर आप क्लैट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग आज का पूरा वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों, 11th जो होता है ना, अगर आप अभी 11th में पढ़ रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए कि 11th इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अवर एजुकेशन। तो 12th के लिए बहुत ज्यादा कॉर्नर स्टोन होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एज में अभी आप हो। और अगर अभी से अगर आपका डिटर्मिनेशन अगर है कि मुझे सर क्लैट पढ़ना है, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक लॉ सेक्टर के अंदर अगर आपको जाना है तो अभी से आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए, सबसे पहले एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर अभी देखो, अभी तो आप क्लैट, अभी आपका 11 चल रहा है, अभी अगर आप 11th में हो और अगर आपको क्लैट अगर करना है तो सबसे मेन चीज ये है कि 11th में तो बाकी के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सही है। 11th में अगर आप हो तो सबका एक टारगेट होता है कि 11th कंप्लीट करना। अगर आप 11th साइंस में हो, अगर आपका 11th में आर्ट्स है, अगर 11th में आपने कॉमर्स अगर लिया होगा, तो इसका मतलब यह है कि बाकी के बच्चों के साथ में आपका टारगेट भी फिक्स है जो एकेडमिक का होता है। लेकिन दोस्तों, क्लैट एक ऐसे एग्जाम होती है कि जो होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बहुत बार बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव का बैलेंस उनको नहीं समझ में आता। तो बैलेंस मेंटेन कैसे किया जाता है, तो आज के वीडियो में हम ये बार एकदम बेसिक से देखने वाले। सबसे पहले आपको एक काम करना, देखो, अंडरस्टैंड द क्लैट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको क्लैट का जो भी सिलेबस होगा और जो भी एग्जाम पैटर्न होगा वो आपको समझना है। सर, एग्जाम पैटर्न समझने का मतलब क्या? एग्जाम पैटर्न का मतलब यह है कि इसके अंदर आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने होते हैं। तो क्लैट के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि हम 5 सब्जेक्ट सीखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए। सर, क्लैट के अंदर आपको सीखना होता है इंग्लिश, आप सीखते हो रीजनिंग। रीजनिंग में 2 चीजें आपको सीखनी होती है, एक होता है लीगल रीजनिंग, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग। आफ्टर दैट आपको सीखना होता है मैथ्स और आपको सीखना होता है करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज। करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, ये होती है 5 चीजें। दीज आर द 5 सब्जेक्ट कि जो हमें क्लैट में पढ़ने होते हैं। तो अगर आप 11th में पढ़ते हो तो सबसे मेन चीज है कि आपको क्लैट के सब्जेक्ट पता होने चाहिए। उसके बाद में उन हर एक सब्जेक्ट में क्या पूछा जाता है, यह आपको पूरा का पूरा एक क्लैरिटी आपके पास में होना चाहिए कि इंग्लिश क्या है सर, रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछा जाता है। इसके रिगार्डिंग हमने पहले वाला वीडियो बना के रखा हुआ है, पहले वाला वीडियो आप जाकर देखो, उसमें सारी की सारी चीजें डिटेल लिखी हुई है। क्लैट क्या होता है, क्लैट कौन देता है, मार्किंग स्कीम उसकी क्या होती है, इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना होता है, लीगल रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप बिल्कुल डरो मत, ठीक है ना, कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है, बिल्कुल भटकना नहीं है। सोचना ये है कि सबसे पहले बेसिक चीज यही होती है कि अगर आपको जंग अगर लड़नी होगी तो सबसे पहले उसके बारे में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि आप किसके अपोज में हो। तो सबसे मेन चीज ये हो गई, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद में आपको हर एक सब्जेक्ट का पता होना चाहिए डिटेल सिलेबस कि उन सब्जेक्ट में आपको क्या क्या सीखना होता है। तो ये आपको मिल जाएगा अपने ही वीडियो से, वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे मेन चीज है, ये आपको एक नोट पे लिख के रखना है और हो सके तो ये सिलेबस आपको पूरा का पूरा लर्न कर लेना है। आपके दिमाग में ये पूरा सिलेबस याद ही होना चाहिए। अगर आपका टारगेट अभी से अगर है तो इसका मतलब ये होगा कि जो बच्चे 12th से स्टार्ट करने वाले हैं इनसे आगे आप हो। सो भीड़ से आगे निकाय, इसका मतलब ये होगा कि भीड़ से आगे निकलने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा। सो नेक्स्ट में हम देखने वाले कि बिल्ड अ स्टडी शेड्यूल। अभी बात क्या होती है कि अगर आप लोग अभी 11th में पढ़ते हो तो 11 का भी स्टडी आपको पढ़ना होता है और आफ्टर दैट आपको क्लैट का भी पढ़ना है। तो आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग एक जो स्टडी का जो शेड्यूल होगा वो बैलेंस करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी से क्लैट कर रहे हो और क्लैट की प्रिपरेशन करते करते अगर 11th में अगर कुछ मार्क्स कम ज्यादा हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि स्टडी शेड्यूल अगर आपको बैलेंस अगर करना होगा तो सबसे पहले अगर डेली मिनिमम अगर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को अगर मैं देखूं और अगर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को मिनिमम अगर मैं 30 मिनट्स भी अगर देता हूं, सो 2 to 3 आवर्स भी अगर आप दे देते हो क्लैट की प्रिपरेशन के लिए तो भी चलेगा। अगर आप 2 से 3 घंटा रेगुलर भी देते हो तो भी चल जाएगा।
लेकिन सर 2 से 3 घंटा देना कैसे? तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि आपने अभी तक क्लैट दी नहीं है, आपको पता नहीं कि एकेडमिक से कॉम्पिटेटिव में जाते कैसे। कॉम्पिटेटिव जो होता है दोस्तों, ये होता है एमसीक्यू पैटर्न में। इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन हैज अ 4 एमसीक्यू, 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आंसर सिलेक्ट करना होता है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अभी सेकंड थिंग ये होती है कि हम स्टार्ट कहां से करें। तो 2-3 घंटों में आपको स्टार्ट कहां से करना होगा, तो आपको जाना है सब्जेक्ट वाइज। आपको क्या जाना है? आपको जाना है सब्जेक्ट वाइज। अभी 11th में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको आदत है ही नहीं पढ़ने की। इसका मतलब क्या? देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द पढ़ना, रीडिंग। फर्स्ट इज अ सब्जेक्टिव एंड अनदर इज अ नॉन सब्जेक्टिव। इसका मतलब यह है कि अगर आप 11th में पढ़ते हो और अगर आप आपके सब्जेक्ट अगर पढ़ते हो तो वो पढ़ना अलग है। लेकिन क्लैट के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है, आपको इंग्लिश सीखना होगा, आपको लीगल रीजनिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि आपको सारा का सारा नॉलेज अभी लाना है, लेकिन आपको धीरे धीरे वो चीजें सीखनी पड़ेगी। सही है। तो स्टडी शेड्यूल आप बनाइए। जब आप स्टडी शेड्यूल बनाओगे तो बहुत सारे बच्चों का ये बोलना होता है कि सर हम स्टडी करें कब, मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें या नाइट को करें। देखिए, स्टडी करने का ऐसा कोई फिक्स पैटर्न होता नहीं है। अगर आपके हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हो। आप दिन में पढ़ाई कीजिए, रात में पढ़ाई कीजिए या तो नून में पढ़ाई कीजिए, कोई इशू नहीं। और ये जो 2-3 घंटे का स्टडी आपको करना है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि वन सिटिंग में करना है। अगर हो सके तो कुछ टॉपिक आप सुबह ले लीजिए मॉर्निंग में, अगर कुछ हो सके तो शाम को ले लेना है। लेकिन एक चीज पता होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ोगे वो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना होगा आपको। और जब आप शुरू से पढ़ोगे ना तो ज्यादातर चीजें आपको नहीं आएगी, लेकिन आपको मोटिवेटेड रह के डिटर्मिनेशन में चलना है कि हाँ, मुझे ये सारी की सारी चीजें आज नहीं तो कल में सीख जाऊंगा। ठीक है। सो अभी आगे जाना है और आगे हम ये सीखेंगे कि स्ट्रेंथन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी मैं आपको ये बोल रहा था, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आपको सब्जेक्टिव जाना है। सबसे पहले अभी जब आपने सिलेबस पूरा का पूरा देखा, आपने आपका शेड्यूल बना लिया, तो अभी आपको जाना है सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट में आपको जाना है इंग्लिश में। ये यही इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों की जो अभी तक आप भी पढ़ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इंग्लिश आपके लिए कोई नया नहीं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप क्लैट के एग्जाम देते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा मैटर है। इंग्लिश 3 तरीकों में पूछा जाता है। ओके, देयर आर द 3 सेक्शंस ऑफ द इंग्लिश। फर्स्ट, सबसे पहले जो आपको भी पता होगा, फर्स्ट होता है ग्रामर, उसके बाद में होता है वोकैब, एंड थर्ड वन इज द आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तीनों चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अभी फिलहाल आप लोग या तो 10th में आपने पढ़ा होगा ग्रामर, सही है। अभी आपको पढ़ना होगा वोकैब। वोकैब कैसे पढ़ेंगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे कि सर हमें तो आदत है ही नहीं। देखो, आदत नहीं है ये बात अलग है, लेकिन आदत आपको डालनी पड़ेगी। तो आदत कैसे डालना है? अगर आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं दोस्तों कि जिनको इंग्लिश पढ़ने की आदत है ही नहीं, तो आप एक काम करो, आपको एक काम करना है, कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ और पढ़ना चालू करो। कोई भी न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर लेके पढ़ना चालू कर सकते हो, या तो द हिंदू ले लो या तो द इंडियन एक्सप्रेस ले लो। आपका मोटिव क्या होगा पढ़ने के लिए? आपका मोटिव क्या होगा? आपका पर्पस यही है कि आपको इंग्लिश कि जो आर्टिकल्स हो गए, जब आप इंग्लिश की कोई नॉवेल या तो कोई बुक अगर पढ़ते हो तो उसमें से आपकी वोकैब और आपकी जो टंग होती है वो क्लियर हो जाएगी। पढ़ने का जो आपको, क्योंकि इंग्लिश के सेक्शन में तो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है, सही है। तो अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको ये 2 चीजों में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक होगा आपका वोकैब और दूसरा होगा आपका आरसी। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी प्लेन किताब पढ़ने की आदत नहीं होगी इंग्लिश की, तो आप एक काम करना, आप ऐसी किताब ढूंढो कि जिसपे पेजेस बहुत ज्यादा कम हो। 10-20, 10 to 20 पेजेस की भी अगर किताब रही, बुक रही तो भी चलेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, बच्चों का मूड होता नहीं पढ़ने का, तो ऐसे भी किताब से आप स्टार्ट कर सकते हो कि जिसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह होगी, सही है। स्टोरी बुक भी अगर आप पढ़ते हो तो भी चलेगा। यहां से हमें स्टार्ट करना है पढ़ना। यहां से हमें क्या करना है? पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर आप पढ़ोगे तो टिकोगे। एकदम सीधी सी ये बात, आपको एक लाइन ये दिमाग में रखनी है, आपको ये पढ़ना है। तो जब भी आप पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज आपको पता होगी। आप ग्रामर भी सीख जाओगे जब आप पढ़ोगे, आपका वोकैब भी अच्छा हो जाएगा, और आप जो पढ़ोगे ना उसको आप कॉम्प्रिहेंड भी कर सकते हो। ठीक है, ये होगा आपका इंग्लिश का। उसके बाद में आपको सीए यानी कि करंट अफेयर और जीके भी पढ़ना है। अभी अगर बोला जाए तो देखो, आप अभी 11 से स्टार्टिंग कर रहे हो। जो बच्चे 11th में होकर क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर का वही मतलब हुआ कि डेली जो
आजू बाजू चल रहा है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके इकोनॉमिकल थिंग्स होगी, कोई ज्योग्राफिकल होगा, अगर कोई पॉलिटिकल न्यूज अगर होगी तो वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो इसमें दो चीजें, जो जीके होता है तो जीके इज अ स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ये होगा कि वो कभी बदलने वाला है ही नहीं। लेकिन जो करंट अफेयर है, लेकिन जो करंट अफेयर आता है वो बदल जाएगा। तो ये अभी भी इसको पढ़ने की आदत डाल लेनी है हमें, सही है ना, इसको आप पढ़ने की आदत डाल लो, कोई बात नहीं। लेकिन क्लैट के एग्जाम में करंट अफेयर का कौन सा पूछा जाता है, जब भी आपकी एग्जाम की डेट होगी उससे पहले 6-7 महीने का आपको करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि सर मैं करंट अफेयर तब से पढ़ना चालू करूंगा, नहीं भाई, ये अभी से आपको पढ़ना है, ये अभी से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आदत तो लगानी होगी, जब आप पढ़ते जाओगे तो सुपेरियरिटी आपको आ जाएगी। ओके, बहुत सारी चीजें जो होगी वो रास्ते पे आ जाएगी आपके पढ़ने के, पढ़ के। चलिए, उसके बाद में ये सीखना होता है कि सर लीगल रीजनिंग क्या होता है। देखो, लॉ करना है तो एक रीजनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लीगल रीजनिंग। सो लीगल रीजनिंग क्या होता है, लीगल रीजनिंग में आपको कुछ चीजें पढ़नी होती है, जैसे फैमिली लॉ होता है, फैमिली लॉ होता है, उसके बाद में इंडियन एक्ट होगा, आईपीसी होगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह होता है। ये बारीक बारीक चीजें ये आपके लिए नहीं है, लेकिन हो सके तो इसको ऑनलाइन सर्च करो, इसके यूट्यूब पे वीडियो देखो, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें अगर पढ़ सके तो पढ़ो, और अगर हो सके तो डिस्कस करो। ओके, अगर हो सके तो आप ग्रुप में इसको डिस्कस किया करो कि फैमिली लॉ क्या होता है। ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हमें जाना है लॉजिकल रीजनिंग में। हम क्या सीखेंगे, लीगल तो हो गया, अभी क्या है लॉजिकल। लॉजिकल रीजनिंग तो अभी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। लॉजिकल रीजनिंग का वही मतलब होता है कि जहां पर आपको एबीसीडी वाला नंबर, ए का नंबर क्या है, बी का नंबर क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होगा, ब्लड रिलेशन, रिलेशन वाले एग्जांपल होंगे, डायरेक्शन वाले एग्जांपल होंगे, सिलोजिज्म वाले एग्जांपल होंगे। आपसे भी जितना बन सके आपको वो स्टार्ट करना है, आपसे अभी जितना बन सके वो स्टार्ट कीजिए। आपको हेल्प लेनी है यूट्यूब की, आपको क्या करना है, आपको हेल्प लेनी है दोस्तों, यूट्यूब की हेल्प लेनी है। आपको 1 महीने के अंदर हर एक जो सब्जेक्ट होगा वो आपको डीपली पता होना चाहिए कि उनके अंदर सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। ओके, बिल्कुल। लॉजिकल रीजनिंग का ये सेक्शन होने के बाद में हम आते हैं क्वांट पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज अ मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर अभी मैं जो 11th में पढ़ रहा हूं तो मुझे इसका फायदा होगा क्या मैथ्स का। देखिए, जो मैथ्स होता है ना क्लैट में, वो सिर्फ 10 तक का होता है, टिल 10 तक का हमें मैथ सीखना होता है। 10th के आगे जो आप 11th और 12th में पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड मैथमेटिक्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ये हमें नहीं होता। हमें सिर्फ सीखना वही है जो रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट वाले एग्जांपल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले एग्जांपल, सही है। तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है। अभी इसके लिए आपको करना क्या है, अगर डेली हो सके तो आपके टेबल आपके लर्न होने चाहिए, टेबल कम से कम 30 तक के टेबल आपके लर्न होने चाहिए। उसके बाद में आपके स्क्वायर लर्न होने चाहिए, स्क्वायर आपके 30 तक के, एंड आपके क्यूब लर्न होने चाहिए, क्यूब मिनिमम 15 तक के आपके क्यूब लर्न होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैं निकाल सकता हूं बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ये लर्न होने ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 23 का स्क्वायर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि 18 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का क्यूब कितना होगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हो सके तो बेसिक कैलकुलेशन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर हो सके तो आप लोग आपका बेसिक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। बेसिक कैलकुलेशन में प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन होगा, पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्वांट में देखो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ये चीजें होगी, एकदम से कुछ भी नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे बनेगी। ओके, उसके बाद टेक अ मॉक टेस्ट। अभी एक बात होती है, मॉक टेस्ट दिया जाता है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होगा कि अगर आपने धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद में 1, 2, 3 महीने हो गए हैं और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ सर मैंने लॉजिकल रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग का मैंने सिलेबस पूरा किया है सर, मिनिमम अबाउ 50%, दैट मीन 60% सिलेबस हुआ है मेरा, 70% हो चुका है, तो आपको लगानी मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट 2 तरीकों से लगाई जाती है, या तो पूरे के पूरे सेक्शन में यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस में। लॉजिकल रीजनिंग की भी एक मॉक टेस्ट होगी कि जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे,
मल्टीपल क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो सब्जेक्टिव भी होगा, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी होता है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। अगर आपने ब्लड रिलेशन अगर पढ़ा होगा तो सिर्फ ब्लड रिलेशन का मॉक टेस्ट लगाइए। अगर इंग्लिश में अगर आपका ग्रामर अगर हुआ होगा तो आप ग्रामर का मॉक टेस्ट लगाइए। सही है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, और मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको एनालाइज होना चाहिए आपका परफॉर्मेंस कैसा था। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगर मॉक टेस्ट देने के बाद में अगर आपको लगता है कि सर मेरा क्वांट बहुत ज्यादा कच्चा रह गया, कि मुझे लॉजिकल रीजनिंग में मार्क्स आ ही नहीं, मुझे लीगल रीजनिंग में मार्क्स आ ही नहीं, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास में जो टाइम बचा है 11 से लेकर क्लैट तक का, जो 1-2 साल का टाइम आपके पास में होने वाला है, तो उस टाइम में आपको वो चीजें अच्छी करनी है। ओके, चलिए आगे देखिए। उसके बाद में सबसे मेन चीज ये है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल। देखो बहुत सारे बच्चे तो पढ़ने वाले हैं 11 या 12 के बाद में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका टारगेट होगा क्लैट, लेकिन हर एक बच्चा नहीं पास होने वाला है, उसमें से बहुत सारे कम बच्चे पास होने वाले हैं। तो क्लैट के लिए आपका स्टडी मटेरियल होना बहुत ज्यादा अच्छा, स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा वाला स्टडी मटेरियल? तो एकदम सीधी सी बात है, एकदम सीधी। अगर मैंने अभी आपको बोला था अगर आपको इंग्लिश अगर करना होगा तो इंग्लिश के लिए आप न्यूज पेपर ले लीजिए। ओके, अगर आपको इंग्लिश करना है तो न्यूज पेपर पढ़ना चालू कीजिए। सही है, उसके बाद में एक आपको किताब मिलेगी, एक बुक है नॉर्मन लेविस करके, नॉर्मन लेविस की किताब होगी वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, ये आपको पढ़ना है। ये पूरी की पूरी जो बुक होगी ना, ये बुक आपको ये बुक है इसलिए कि वोकैब कैसे करते, वोकैब जो होता है वो हम रट्टा नहीं मार सकते। सही है ना, वी कांट चैंटिंग, तो वोकैब आप लर्न नहीं कर सकते, वोकैब आपको समझना पड़ेगा, और वो समझने के लिए ये बुक होगी नॉर्मन लेविस की, कि जिसके अंदर जो वोकैब के जो वर्ड्स होंगे वो रूट वर्ड है, रूट वर्ड, ये आप सारी की सारी चीजें इसे सीख सकते हो इंग्लिश से। उसके बाद में मैथ्स के लिए आपको क्या करना होता है, तो मैथ्स के लिए आप 8th 9th और 10th का अगर सीबीएसई का कोई भी किताब अगर उठाते हो तो भी चलेगा। सही है, 8th 9th और 10th के अंदर सारी की सारी चीजें है लिखी हुई क्लैट के लिए। और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे और एक अलग किताब चाहिए, देन यू कैन प्रीफर आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल का किताब है, ये आप ले सकते हो। उसके बाद में इंग्लिश के लिए है, ओके, इंग्लिश तो मैंने आपको बोला। और एक चीज है इंग्लिश के लिए, आप यूट्यूब के ऊपर एक चैनल सर्च कर सकते हो निमिषा बंसल करके। ओके, आप निमिषा बंसल करके एक मैम है, उनको आप फॉलो कर लो, निमिषा बंसल। बहुत सारे लोग जो है इनको जो प्रिपरेशन करते इंग्लिश की, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये उनको फॉलो करते। उनका टेलीग्राम चैनल भी है, आप उनको फॉलो करो, रेगुलरली उनके क्लासेस चलते, आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश पढ़ते कैसे है। सही है, सो ये हुआ इंग्लिश का हुआ, मैथ्स का हुआ। उसके बाद में रीजनिंग का क्या करना है, रीजनिंग के लिए भी आप आर.एस. अग्रवाल का ही किताब ले सकते हो। सही है ना, रीजनिंग के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का किताब ले सकते हो। ये हुआ आपका रीजनिंग। उसके बाद है लीगल रीजनिंग। ये जो लीगल रीजनिंग है, अभी इसका किताब ना लेते हुए आपको सिर्फ एक काम, अगर आपको किताब लेना भी होगा लीगल रीजनिंग का तो ओसवाल बुक करके आप ले सकते हो, ओसवाल बुक। लेकिन मेरी ये राय होगी आपके लिए कि किताब लेने से अच्छा है आप एक काम करो, आप यूट्यूब से पढ़ना चालू करो, आप इंटरनेट से पढ़ना चालू करो, थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो पेजेस आप पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, तो ये सारा का सारा सेक्शन है। और रही बात करंट अफेयर और जीके की, इसके लिए आप लुसेंट भी यूज कर सकते हो, लुसेंट पब्लिकेशन होता है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ये सारा का सारा प्रोग्राम मैंने आपके लिए बोला है कि 11 से अगर आपको स्टार्ट करना है तो। क्लियर है बिल्कुल? आई होप कि जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको समझ में आता होगा। ठीक है ना। उसके बाद है डेवलप द कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्ट्रेटेजी। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते कैसे, क्योंकि अभी आप एकेडमिक में हो और आपको एग्जाम देनी है कॉम्पिटिटिव वाली, तो दोनों का बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग होता है। बोथ द एग्जाम्स है वो डिफरेंट बिहेवियर, दोनों की डिमांड बहुत अलग होती है, दोनों का पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो इन दोनों को आपको साथ में लेके चलना है, 11th को भी और कॉम्पिटिटिव को भी। तो आपको वो ट्रेंड बना के चलना पड़ेगा, और इसी के लिए आपको सारा का सारा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा याद होना चाहिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। आपको ये सारी की सारी चीजें दोस्तों कंसिस्टेंटली सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि अभी
जोश में आपने चालू कर दिया, 1 2 10 15 दिन कर दिया, उसके बाद में आपने छोड़ दिया। अगर अभी से अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन करते हो तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th के बाद में या तो 12th के मिड में चालू करेंगे क्लैट की एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन। और अगर अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप स्टेडी धीरे से हर एक वो चीज सीख सकते हो जो बच्चों जो 12th के बाद के बच्चे 6 महीने में सीखने वाले हैं या तो 4 महीने में सीखेंगे। ओके, सो मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत से बच्चों के आगे हो, ठीक है ना। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में होगा, दिल में अगर कंफ्यूजन अगर होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बोलिए, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए ये वीडियो हमारा था रिगार्डिंग टू द 11th से स्टार्ट कैसे करना है। सो आगे के वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे कोई एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।